वेलकम टू दिस वीडियो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि देर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की 4 टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड हमने डिस्कस किया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी 3 टाइप के रिएक्शंस अवेलेबल है, वो हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से 3 टाइप के डीकम्पोजिशन रिएक्शंस अवेलेबल होंगे। तो फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकेंड है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन और थर्ड है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो ये तीनों टाइप हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसका एग्जाम्पल समझने के लिए हम एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.7 और एक्टिविटी 1.8 भी इस वीडियो के अंदर समझेंगे। फिर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे ये 2 प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे थर्ड रिएक्शन आपको दिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये वाली प्रोसेस भी क्या होती है वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सेकेंड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट्स होती है, जैसे कि कोरोजन और रेंसिडिटी भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम रेंसिडिटी को किस तरीके से रोक सकते हैं वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है और फिर रेस्पिरेशन को क्यों एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर ये वाली पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ पाओ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो भी 3 टाइप्स है, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो 3 टाइप्स है वो 3 टाइप कौन कौन और तीनों किस तरीके से अलग है वो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर दी टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, डिस्क्राइब इट विथ एग्जाम्पल। कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कौन कौन से टाइप है वो हमें बताने हैं और उसको फिर एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब करने। तो सबसे पहले हम लिख देंगे द डिफरेंट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस आर thermal decomposition, second one is electrical decomposition and third one is photolytic decomposition। सबसे पहले हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं, when the decomposition takes place due to heat then this type of reaction is known as thermal decomposition। ठीक है, डिकम्पोजिशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो किसी भी एक कंपाउंड को ब्रेक करके 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं तो उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिकम्पोजिशन करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे दी है, जिसमें से फर्स्ट आपको दिया है थर्मल। अब थर्मल मतलब क्या होगा, तो जब भी आपका थर्मल वर्ड आए तब आपको याद रखना है कि कुछ टेम्परेचर से कुछ कनेक्टेड होगा। टेम्परेचर मतलब हीट होता है। तो यहाँ पे आपको थर्मल डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन क्या दिया कि व्हेन द डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, कि डिकम्पोजिशन होता है लेकिन किसकी वजह से, तो ड्यू टू हीट, देन दिस इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। की डिकम्पोजिशन अगर हीट की वजह से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है PbNO3, उसको हमने यहाँ पे हीट सप्लाई की है। ठीक है, PbNO3 मतलब क्या होगा, लीड नाइट्रेट, उसको अगर हीट सप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक चीज़ में से टोटल 3 चीज़ें, 3 कंपाउंड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एक कंपाउंड में से अगर 3 कंपाउंड्स मिलते हैं तो उसको हम डिकम्पोजिशन प्रोसेस बोलेंगे। और क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हुआ इसको, इसलिए हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। यहाँ पे वाला एग्जांपल एक्टिविटी 1.6 के द्वारा हम इसको समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये वाले जो भी दूसरे टाइप से उसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम ये वाली जो भी एक्टिविटीज है उसको देखेंगे। सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे आपको नाम से ही समझ आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होगा कुछ। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देखोगे तो व्हेन द डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, कि डिकम्पोजिशन यहाँ पे भी हो रहा है लेकिन यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो H2O, ठीक है, पानी है, उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं
तो पानी में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो पानी का डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो डिकम्पोजिशन होकर दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स मिलने चाहिए, तो यहाँ पे दो कंपाउंड्स मिल रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट है हाइड्रोजन और सेकेंड है ऑक्सीजन। तो पानी में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उसकी वजह से दो कंपाउंड्स मिलते हैं, तो उसी वजह से उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। लेकिन ये डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटो यहाँ पे फोटो वर्ड का मतलब आपको याद रखना है, जहाँ पे भी फोटो ये वर्ड आता है तो फोटो का मतलब होता है लाइट, लेकिन यहाँ पे कौन सी लाइट यूज होगी? तो सनलाइट। यहाँ पे लिखा है व्हेन द डिकम्पोजिशन टेक प्लेस, कि यहाँ पे भी डिकम्पोजिशन हो रहा है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन अ सनलाइट, कि जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है उसको अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो वो ग्रे हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे उसकी प्रोसेस भी दी है, वो क्यों ग्रे हो जाता है वो भी हम नीचे एक्टिविटी 1.8 में समझेंगे। तो हम यहाँ पे एक्टिविटीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी में आपको क्या दिया है? टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर। ठीक है, क्या लेना है? 2 ग्राम लेना है लीड नाइट्रेट का पाउडर लेना है इन अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब मैंने आपको पहले भी बताया था, बॉइलिंग ट्यूब होती है टेस्ट ट्यूब जैसी है, लेकिन बॉइलिंग ट्यूब की कुछ खास क्वालिटी होती है जिसकी वजह से अगर उसको हम गर्म भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? 2 ग्राम जितना लीड नाइट्रेट लेना है इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लीड नाइट्रेट लिया हुआ है। उसके बाद क्या करना है? होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। फिर उसको फ्लेम के ऊपर रख के गर्म करना है। फिर उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे मैंने आपको नीचे ऑब्जर्वेशन लिख के दी है हर एक एक्टिविटी में, वो आपको देख लेना है। क्या दिया आपको? यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अंदर हमने क्या भरा था? लीड नाइट्रेट का पाउडर भरा था, और जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं, जलाते ही, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का फ्यूम्स, मतलब कि ब्राउन कलर का धुआं निकल। ठीक है, अब ये ब्राउन कलर का फ्यूम क्या है? तो यहाँ पे आप रिएक्शंस के अंदर देख सकते हो कि लीड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं तब क्या होता है? तो लीड ऑक्साइड बन जाता है, उसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ब्राउन कलर का होता है, इसकी वजह से हमें यहाँ पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ पे लीड ऑक्साइड बन रहा है। अब लीड ऑक्साइड का कलर होता है ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था? लीड नाइट्रेट। तो अंदर जब लीड नाइट्रेट था तो वो व्हाइट कलर का पाउडर था, लेकिन जैसे ही हमने उसको गर्म किया उसके बाद वो लीड ऑक्साइड बन गया, तो वो फिर ब्राउन कलर का पाउडर बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो टाइप के चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहला चेंजेस ये था कि ब्राउन कलर का फ्यूम यहाँ पे दिख रहा है जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और सेकेंड के अंदर जो लीड नाइट्रेट था व्हाइट कलर का वो नेक्स्ट कन्वर्ट हो रहा है लीड ऑक्साइड के अंदर, और उसके बाद हमें ब्राउन कलर का पाउडर दिखेगा। तो व्हाइट में से यहाँ पे ब्राउन में कन्वर्जन हुआ है। सेकेंड हम देखते हैं एक्टिविटी 1.7। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको इस तरीके से एक्टिविटी का कुछ डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये सब आप टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हो, क्या क्या दिया है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक इस तरीके से आपको मग लेना है प्लास्टिक का, फिर नीचे आपको यहाँ पे दो होल्स बनाने हैं, यहाँ पे फर्स्ट होल है और यहाँ पे सेकेंड होल है। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे होल के अंदर आपको रबर फिट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपने दो होल्स बनाए उसके अंदर आपको क्या करना है? रबर के स्टॉपर फिट कर देने हैं। फिर हम क्या करेंगे? इस रबर के स्टॉपर के ऊपर दो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यहाँ पे जो आपको ये ब्लैक कलर का दिख रहा है वो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स है, जिसको हमने कहाँ पे लगाए? तो यहाँ पे आपको जो ब्राउन कलर के जो आपको दिख रहे हैं वो रबर के स्टॉपर्स है, उसके ऊपर हमने लगाए हुए। यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेफाइट रोड। ग्रेफाइट मतलब क्या होता है? कार्बन ही होता है, इसकी वजह से ये क्या है? कार्बन के इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? दो पानी से भरी टेस्ट ट्यूब लेनी है। यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब है, उसको उल्टा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर रख देना है। ठीक है, जब हम टेस्ट ट्यूब लेंगे तब उसको फुल भरेंगे पानी से। ओके, लेकिन यहाँ पे क्यों खाली दिख रही है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद इस इलेक्ट्रोड्स जो हमने यहाँ पे लगाए उसको हम इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, और बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद हम इस स्विच को ऑन कर देंगे। तो जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पानी से पास होगी और एक इलेक्ट्रोड से सेकेंड इलेक्ट्रोड में वो पास होने लगेगी। तो जैसे ही यहाँ पे अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसके बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी कि जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हो और उसके बाद स्विच चालू करते हो तो उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए ये जो सिस्टम है उसको अनडिस्टर्ब रहने देना है। अराउंड 20 मिनट्स तक हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर
फिर 20 मिनट्स के बाद इसके अंदर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हो हमें ऑब्जर्व करने, और सारे चेंजेस जो भी ऑब्जर्वेशन हमें दिखते हो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा, उसका डीकम्पोजिशन होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बबल्स देखने के लिए मिलेगा। अब बबल्स क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे गैस बनी है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस बना है, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस बना हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछा है कि क्या जो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बनते हैं वो क्या इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे, उन दोनों का जो भी क्वांटिटी होगा क्या वो सेम होगा, वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड कि यहाँ पे आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो चेंजेस में हमने फर्स्ट क्या लिख दिया कि हमें एनोड में ऑक्सीजन दिख रहा है और सेकंड कैथोड में हाइड्रोजन बना है। ठीक है, इसको भी हम याद रख सकते हैं। एनोड में भी यहाँ पे फर्स्ट लेटर आप देखोगे तो एक वोवेल है, और ऑक्सीजन में भी आप फर्स्ट लेटर देखोगे तो एक वोवेल है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और यहाँ कैथोड में आप फर्स्ट लेटर देखोगे तो एक कॉन्सोनेंट है, और हाइड्रोजन में भी आप फर्स्ट लेटर देखोगे तो कॉन्सोनेंट है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि एनोड के अंदर ऑक्सीजन होता है और कैथोड के अंदर हाइड्रोजन फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की क्वांटिटी इक्वल होगी, तो दोनों की क्वांटिटी इक्वल नहीं होगी, तो कौन किससे ज़्यादा होगा वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे H2O दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो डीकम्पोजिशन होकर यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है। लेकिन ये जो इक्वेशन में लिखा है वो इक्वेशन कैसा है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो इक्वेशन हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। और इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स बने, 2 मॉलिक्यूल्स बने, और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बना है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो मिलेगा वो ऑक्सीजन से डबल मिलेगा, इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कम था, इसीलिए यहाँ पानी जो नीचे गया वो भी कम गया, क्योंकि ऊपर जो ऑक्सीजन था वो कम था, उसके लिए पानी कम नीचे गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन था वो ज़्यादा बना, इसके लिए यहाँ से ज़्यादा पानी नीचे चला गया। जितना गैस बनता जाएगा उतना पानी यहाँ नीचे नीचे जाता जाएगा, लेकिन यहाँ पे कम ऑक्सीजन बना इसलिए यहाँ पे पानी थोड़ा कम नीचे गया, और यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन बना इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया, इसीलिए यहाँ पे आपको इस तरीके का गैप दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे गैप क्यों बना, क्योंकि गैस जो होती है ऊपर थोड़ी जगह रोकेगी, और ऊपर थोड़ी जगह रोकेगी तो वो लिक्विड को नीचे पुश कर देगी, उसके लिए ऊपर यहाँ पे जगह बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी कि एनोड पे ऑक्सीजन बनेगा और कैथोड में हाइड्रोजन बनेगा, और सेकंड की वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन का जो भी वॉल्यूम बनेगा, जितना भी उसका क्वांटिटी बनेगा वो ऑक्सीजन से डबल होगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी एक्टिविटी खत्म होती है। अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1.8। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 1.8 दिया है, जो हमारा थर्ड जो टाइप था फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, उसका एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको दिया है। और एक्टिविटी में आपको क्या दिया है, तो टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। यहाँ डिश के अंदर हमें क्या करना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है, और फिर उसके ऊपर हमें सनलाइट पास करनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस होगी। AgCl था, सबसे पहले क्या था, सिल्वर क्लोराइड, उसके ऊपर सनलाइट पास करेंगे तो उसका डीकम्पोजिशन होकर इस तरीके से 2 कंपाउंड्स बनेंगे। फर्स्ट होगा Ag और सेकेंड होगा Cl2। यहाँ पे आपको पूछा है कि क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे हमें कलर चेंजेस का ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में लिया था सिल्वर क्लोराइड, उसका कलर होता है व्हाइट, फिर वो ब्रोक डाउन होकर जब Ag बन जाता है, सिल्वर बन जाता है, तो सिल्वर का कलर होता है ग्रे। तो हमें यहाँ पे कलर चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें व्हाइट कलर में से ग्रे कलर चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। और सेकंड यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि यहाँ पे जो क्लोरीन गैस होगी वो लिबरेट होगी। यहाँ पे आप इक्वेशन को देख के बता सकते हो कि यहाँ पे Ag बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, Cl2। Cl2 मतलब क्या होगा, क्लोरीन गैस होगी, तो यहाँ इस रिएक्शन के साथ क्लोरीन गैस भी लिबरेट होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, और इसके साथ हमने एक्टिविटी 1.6, 1.7 और 1.8 भी खत्म होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती है, डिस्क्राइब इट विथ एग्जाम्पल, और उसके एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन के साथ आपको ऑक्सीजन याद रखना है, ठीक है, और रिडक्शन के साथ आपको हाइड्रोजन याद रखना है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्या होगा, द गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का अगर गेन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि लूज ऑफ हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रहा है लेकिन हाइड्रोजन लूज हो रहा है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस में बिल्कुल उससे उल्टा होगा, उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन गेन होता है तो उसको हम रिडक्शन प्रोसेस बोल सकते हैं,
और अगर ऑक्सीजन लूज होता है तो उसको भी हम रिडक्शन प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये टेबल देख के आप अच्छे से समझ पाओगे। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अब दो तरीके से ऑक्सीडेशन हो सकता है। आप या तो आप ऑक्सीजन को ऐड करो या तो फिर हाइड्रोजन को हटा दो। ठीक है, दो तरीके से आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो। सेकंड, रिडक्शन में क्या होगा, तो रिडक्शन में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है। या तो हाइड्रोजन को ऐड करो, और अगर हाइड्रोजन ऐड नहीं करना है तो ऑक्सीजन को निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल याद रख के आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझ पाओगे। ज्यादातर आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा और रिडक्शन प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन के साथ आपको ऑक्सीजन याद रखना है और रिडक्शन के साथ आपको हाइड्रोजन याद रखना है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे आपको उसका केमिकल इक्वेशन दिया है, आपको यहाँ कॉपर दिख रहा है, उसका ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस हो रहा है, और नेक्स्ट यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिल रही है, कॉपर ऑक्साइड CuO मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Cu है, ओके, और नेक्स्ट क्या बन गया, CuO। तो Cu के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, Cu ने ऑक्सीजन गेन किया, तो यहाँ पे Cu का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और आपको ये चीज भी याद रखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑलवेज रिएक्टेंट्स का ही होता है। जो केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं उसका ही ऑलवेज रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। जैसे अगर ये वाला इक्वेशन आपको दिया और आपको पूछे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ पे Cu को हम देखेंगे तो Cu के अंदर क्या ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो Cu के अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि Cu का ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ऑलवेज आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑलवेज किसका होता है, रिएक्टेंट्स का होता है, जो ऑलवेज केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट साइड होते हैं। सेकंड, यहाँ पे अगर रिडक्शन का हम एग्जांपल देखें तो ये हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड CuO, कि अगर कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हम अगर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन। तो ब्लैक कोटिंग जो होती है वो ब्राउन हो जाती है, बन जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हम हाइड्रोजन पास करते हैं तो क्या होता है, वो बन जाता है कॉपर और पानी बन जाता है। ठीक है, तो कॉपर बन जाएगा। अब जब कॉपर ऑक्साइड था तब वो ब्लैक कलर का कोटिंग था, लेकिन कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे हट गया और क्या बन गया, कॉपर। तो कॉपर होती है ब्राउन कलर की मेटल, तो फिर हमें सरफेस क्या दिखने लगेगी, ब्राउन कलर की दिखने लगेगी। ठीक है, अब सोचो कि यहाँ पे आपको पता नहीं कि इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो हम चेक किस तरीके से करेंगे, तो हम यहाँ रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे, CuO। तो CuO फिर राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया, तो Cu में से O रिमूव हो गया। तो जब भी ऑक्सीजन निकल जाता है तब क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, CuO का। तो इस तरीके से देखना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, तो हमें क्या देखने हैं, रिएक्टेंट्स देखने हैं। जैसे यहाँ पे हम CuO को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ रिडक्शन में हमने देखा था हाइड्रोजन गेन होता है या तो फिर ऑक्सीजन लूज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन लूज हुआ तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन हुआ। रिडक्शन किसका हुआ, CuO का हुआ। सेकंड हम इसको देखते हैं, सेकंड रिएक्टेंट भी है हमारे पास हाइड्रोजन, तो उसको हम देखते हैं H2 का क्या हुआ, तो H2 का H2O हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे H2 क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है उसका मतलब यहाँ पे H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, CuO का रिडक्शन हो रहा है और H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको समझनी है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे इफ अ सब्सटेंस गेन, जो भी मैंने यहाँ पे आपको टेबल में समझाया वो अब आप हम यहाँ पे वर्ड में लिख देंगे कि इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है जिस भी सब्सटेंस का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलेंगे कि उसका वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, और जिसका भी रिडक्शन होता है उसको हम बोलेंगे कि वो रिड्यूस्ड हो गया। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ओके, तो बहुत इजी प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी काफी इजी है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है या तो फिर हाइड्रोजन लूज हो रहा है, और रिडक्शन की डेफिनेशन भी काफी इजी है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है या तो फिर ऑक्सीजन लूज हो रहा है। दोनों एकदम एकदम एक दूसरे से उल्टी प्रोसेस है, तो यहाँ पे इजीली आपको याद रह जाएंगे। तो दोनों की डेफिनेशन याद रख लेना और दोनों में एक एक एग्जाम्पल याद रख लेना, और यहाँ पे इस टेबल के ऊपर से भी आप ये दो सेंटेंस है उसको आसानी से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपको, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, कि एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी। जो आगे के क्वेश्चन में हमने पढ़ा वो अलग अलग रिएक्शंस थी, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी और एक रिडक्शन रिएक्शन थी, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में दिख रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन,
तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो दोनों साथ में होता है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या तो फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे हमने लास्ट जो भी रिडक्शन वाले टॉपिक में जो एग्जांपल लिया था वहां पे मैंने आपको बताया था, यही एग्जांपल था। यहाँ पे Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे CuO क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे CuO का क्या हुआ, रिडक्शन। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। वैसे ही H2 के अंदर O ऐड हो गया है, तो यहाँ पे H2 अगर O गेन कर रहा है तो उसका हम क्या बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को हम लिख सकते हैं कि द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन इज बिंग रिड्यूस, कि यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन, तो उसको बोल सकते हैं कि वो रिड्यूस हो गया है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, तो वो क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड्स भी आपको याद रखना है कि किसी सब्सटेंस का अगर ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर उसका रिडक्शन हो रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। Here one reactant get oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions और redox reactions। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे अदर एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, ZnO प्लस C, और यहाँ पे दोनों के बीच में रिएक्शन होकर आपको क्या मिल रहा है, Zn प्लस CO। ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड है, उसका कार्बन के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जिंक बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 रिएक्टेंट्स को चेक करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे था ZnO, तो यहाँ पे जाके क्या बन गया, Zn बन गया। तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया, और ऑक्सीजन लूज किया मतलब इसका क्या हुआ, ZnO का रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे कार्बन ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया हुआ है, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीजन हुआ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ZnO इज रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया है MnO2 प्लस 4HCl, और इन दोनों के बीच में प्रोसेस होकर यहाँ पे तीन चीजें बन रही है। फर्स्ट इज MnCl2, सेकेंड इज H2O एंड थर्ड इज Cl2। तो यहाँ सबसे पहले हम इस रिएक्टेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, इसमें क्या हुआ, MnO2, और यहाँ पे क्या बन गया, MnCl2। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ऑक्सीजन को लूज किया, और ऑक्सीजन को लूज किया इसलिए हम बोल सकते हैं कि MnO2 का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। या फिर सेकेंड वर्ड्स में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि MnO2 इज रिड्यूस्ड। और सेकेंड रिएक्टेंट्स को हम देखते हैं HCl, तो यहाँ पे HCl में क्या हुआ था, उसने Cl की जगह उसमें क्या हो गया, O आ गया, तो HCl ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि HCl का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर अदर वर्ड्स में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि HCl यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारी रेडॉक्स रिएक्शन भी खत्म होती है, काफ़ी इजी है। अगर एक ही साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस होती है तो उसको हम बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन डेली लाइफ, कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रही है उसका हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पेक्ट पड़ता है, हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट होता है, वो हम इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से यहाँ पे हमारी लाइफ में दो इफेक्ट्स होती है, जो फर्स्ट वाली है कोरोजन और सेकंड वाली है रेंसिडिटी। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सेकंड तरीके से इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन दी कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं व्हेन अ मेटल इज, कोरोजन के अंदर हम देखेंगे व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एटसेट्रा, इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। कि जब भी कोई मेटल को अटैक किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे अटैक किया जाता है उसका मतलब क्या होगा कि जब कोई मेटल अगर मॉइस्चर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है कि मेटल की जो ऊपर की सरफेस होती है उसके ऊपर उसके ऑक्साइड्स के लेयर बनने लगते हैं, और उस ऑक्साइड के लेयर की वजह से मेटल जो होती है वो वीक हो जाती है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो मॉइस्चर और एसिड है वो इस मेटल को अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पे अटैक करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कोरोड बोलेंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कोरोजन।
फॉर एग्जाम्पल आयरन मेटल, ये वाला एग्जाम्पल आप सबको ही पता होगा कि आयरन मेटल आर शाइनी, कि लोहे की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, शाइनी होती है, व्हेन न्यू, कि जब वो नया होता है तब, बट व्हेन द पैसेज ऑफ टाइम, कि कुछ टाइम के बाद दे गेट कोटेड विद द रेडिश ब्राउन पाउडर कॉल्ड रस्ट, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उस पर उसके ऊपर रस्ट लग जाता है और उसकी जो सरफेस होती है वो कैसी बन जाती है, ब्राउन कलर की बन जाती है, तो उसी को हम बोलेंगे कोरोजन। सेकेंड एग्जाम्पल है सिल्वर आर्टिकल्स बिकेम ब्लैक, ठीक है, सिल्वर के जो भी कुछ गहने होते हैं वो भी कुछ टाइम के बाद कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। एंड कॉपर आर्टिकल्स बिकेम ग्रीन, तो यहाँ पे आपको कलर भी याद रखना है कि जो आयरन की जो सरफेस होती है वो कुछ टाइम के बाद रस्टिंग की वजह से ब्राउन हो जाती है, सिल्वर की जो सरफेस होती है वो कुछ टाइम के बाद रस्टिंग की वजह से ब्लैक हो जाती है, और जो कॉपर की जो सरफेस होती है वो कुछ टाइम के बाद ग्रीन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको कलर भी कोरोजन के लिए याद रखना है। सेकेंड, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडी, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग और शिप्स, कोरोजन की वजह से हमारे कार की बॉडी डैमेज होती है। सेकेंड, ब्रिज के अंदर जो आयरन के रेलिंग्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, और हमारी शिप्स जो भी पूरी लोहे की बनी होती है वो भी डैमेज होती है कोरोजन की वजह से। तो यहाँ पे कोरोजन भी काफ़ी इजी टॉपिक है, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। सेकंड देखते हैं रेंसिडिटी क्या होती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर केप्ट इन ओपन फॉर सम डेज, कि फैट्स और ऑयल्स को अगर हम खुला रखते हैं थोड़े दिनों के लिए, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, तो उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, तो वी कैन से डेट दे हैव बिकम रेंसिड, कि वो रेंसिड हो गए, ठीक है, और दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेंसिडिटी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी। तो दोनों टॉपिक्स यहाँ पे बहुत इजी, और हमें यहाँ डेली लाइफ में ये दोनों प्रोसेसेस देखने को मिली होगी, जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया तो आपको याद आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, कि हमारे डेली लाइफ में जो रेंसिडिटी होती है उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडिंग टू फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो जो भी फूड्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ऑयल और फैट्स होते हैं, तो हमने क्या देखा था रेंसिडिटी के अंदर कि ऑयल्स और फैट्स में कुछ दिनों के बाद उसकी स्मेल और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो जो भी फूड होगा जिसके अंदर ऑयल और फैट होगा वो ऑब्वियसली रेंसिड होने वाले हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेंसिडिटी को रोकेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, द एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, तो यहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होने से रुक जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो फिर रेंसिडिटी भी नहीं होती, क्योंकि रेंसिडिटी और कोरोजन मेनली क्यों होता है, क्योंकि वो जो सब्सटेंस है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ नाम से ही पता चल जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट मतलब कि ऑक्सीडेशन के एंटी में है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा, और ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो फिर रेंसिडिटी भी नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन क्या है कि कीपिंग फूड इन अ एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन, कि कोई भी फूड होता है अगर उसको हम एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक भी रखते हैं तो भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी उसकी रेंसिडिटी रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल, चिप्स मैन्युफैक्चरर फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विथ नाइट्रोजन टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, ठीक है, आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा, उसके अंदर हवा भरी होती है, वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और उसको भी पैक किया हुआ होता है, उसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इफ हीट इज इवोल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन के दौरान अगर हीट इवोल्व हो रही है, हीट बाहर आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप वर्ड से ही समझ सकते हो एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सो मतलब होगा एग्जिट, और एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर आना, और मैंने आपको बताया था कि थर्मल का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर या फिर हीट, तो यहाँ पे एक्सो मतलब एग्जिट और थर्मिक मतलब हीट, हीट बाहर आना मतलब क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन देख लेते हैं, इफ हीट इज इवोल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन देन सच अ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एंडोथर्मिक में उससे उल्टा होगा कि हीट जो होगी वो अंदर एब्जॉर्ब होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेफिनेशन, इफ हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग देन सच अ रिएक्शन इज नोन एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है।
कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है तब उसमें से एनर्जी बाहर होती है, एनर्जी एग्जिट होती है, तो उस रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है कि जब रिएक्शंस होती है तब वो एटमॉस्फेयर में से एनर्जी अपने अंदर ले लेती है, तो उस रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके ऊपर ही देखेंगे कि वाई रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जब हम सांस लेते हैं तो वाई इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जब डाइजेशन होता है तब क्या होता है, तो जो भी हमने फूड खाया होता है उसमें से ग्लूकोज निकलता है और ग्लूकोज बन जाता है और फिर वो जाता है सेल के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या होगा, वो सेल के अंदर स्टोर होगा और उसके बाद हम जब सांस लेंगे तब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाएगा और लंग्स के थ्रू वो सेल्स में जाएगा और फिर सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज है उसके साथ दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शंस करेंगे। कौन कौन, तो फर्स्ट ग्लूकोज जो सेल के अंदर पहुंचा हो और दूसरा जो ऑक्सीजन सेल के अंदर पहुंचा हो। तो यहाँ पे जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब सेल के अंदर रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, उसमें से एनर्जी निकलती है और वही एनर्जी हमारी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे जब हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी बाहर आ रही है जिसका यूज़ हमारी बॉडी कर रही है। तो एनर्जी बाहर आ रही है उसका मतलब एनर्जी एग्जिट हो रही है, और एग्जिट हो रही है तो इसके लिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं, ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ अ फूड, कि फूड का जब डाइजेशन होता है तब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विल बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपाउंड। तो फूड जो हमारा होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है डाइजेशन के दौरान और उसको सिंपलर कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, विच इज़ कॉल्ड ग्लूकोज। उस सिंपल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। एंड इट विल बी स्टोर्ड इनटू द शेल्स, और फिर क्या होता है, शेल के अंदर स्टोर हो जाता है। नाउ व्हेन वी रेस्पायर द ऑक्सीजन थ्रू द लंग्स रीच टू द शेल एंड रिएक्ट विद द ग्लूकोज। जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है, ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू हमारे शेल में पहुंचता है और फिर वहाँ ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है। एंड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी रिलीजेज, और उस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है विच विल बी यूटिलाइज टू फंक्शन अवर बॉडी, जिसका यूज़ हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए होता है। हैंस द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब हम फूड खाते हैं तब उसका डाइजेशन होता है और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से सिंपलर कंपाउंड के अंदर ब्रेक डाउन होता है, उस सिंपलर कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लूकोज, फिर वो स्टोर होता है सेल के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू हमारे सेल में पहुंचती है, वहाँ जाके वो ग्लूकोज के साथ प्रोसेस करती है और वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी एग्जिट हुई, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के वीडियोस आप देखते रहना, वहाँ पे मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करूँगा और जो आपकी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चंस के आंसर भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरी फ़ोटो दिख रही होगी जिस पे क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे दूसरे दिखाए गए वीडियोस है जिसमें से आप इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ बुक के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।